हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो सभी यूजी कोर्सेज के लिए यूज़फुल होगी और जो कॉमन पेपर है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ये उसकी बुक है और ये पार्ट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पर कर देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। जो इकोसिस्टम है उसमें कुछ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि इंटरेक्ट करती है ईच अदर और सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। जो वर्ड है इकोसिस्टम वो पहली बार कॉइन किया गया था बाय A.G. ट्रांसले, जो कि एक इंग्लिश बोटेनिस्ट थे 1935। और इकोसिस्टम एक चेन है इंटरेक्शन की, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का वो करेक्टराइज्ड है इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो रेफर करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और ये बेस्ड होते हैं न्यूट्रिशन पर। और ये कैटेगराइज्ड है इन ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्टोट्रॉप्स, यानी कि डिकम्पोजर की फॉर्म में। और जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, जैसे कि वो इंक्लूड करते हैं एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, विंड, एल्टीट्यूड, टर्बिसिटी एक्सेट्रा। और जो इकोसिस्टम के फंक्शन है वो है कि वो इकोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहे। और जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिशन साइकिल के लिए फॉर बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट की साइकिलिंग के लिए, और ये एक बैलेंस मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम अमॉन्ग द वेरियस ट्रॉपिक लेवल। और जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो हेल्प करते हैं सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जिससे कि एनर्जी के ट्रांसफॉर्म होता रहे। और इसकी कुछ फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम की, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिशन साइकिल। जो कि प्रोडक्टिविटी में वो रेफर करते हैं रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, और एनर्जी फ्लो में कि एक ट्रॉपिक लेवल पर मतलब एक प्रोसेस है सीक्वेंटल प्रोसेस विच एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। और जो एनर्जी कैप्चर होती है सन से वो जाती है प्रोड्यूसर में और फिर कंज्यूमर में, देन डिकम्पोजर में, और फिर डिकम्पोजर के बाद वो वापस ही इन्वायरमेंट में चली जाती है। डिकम्पोजिशन जो है वो प्रोसेस है ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटीरियल। द टॉप सॉइल इज द इन्वायरमेंट। न्यूट्रिशन साइकिलिंग, ये इकोसिस्टम में न्यूट्रिशन ये कंज्यूम मतलब ये रिसाइकल करते हैं इन द वेरियस फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन बाय वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो फूड चेन है वो रेफर करती है उस ऑर्डर ऑफ इवेंट को इन एन इकोसिस्टम जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म अलग ऑर्गेनिज्म को खाता है और फिर बाद में उसी ऑर्गेनिज्म को अनदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनर्जी है वो वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता रहता है। ट्रॉपिक लेवल फॉर्म ऑफ फूड चेन। द फूड चेन ऑल्सो एक्सप्लेन द फीडिंग पैटर्न और रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो फूड ट्रॉपिक लेवल है वो रेफर करता है सीक्वेंटल स्टेज को फूड चेन में, जहाँ पर स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, वो जो कि एक बॉटम लाइन है, और फॉलोड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी कंज्यूमर, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी कंज्यूमर तक जाती है। जो लेवल है सब, जो ये सारे लेवल है वो फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल कहलाते हैं। जैसे कि पहले प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि ग्रास, इसमें प्रोड्यूसर है, उसको ग्रास हॉपर ने कंज्यूम किया, वो प्राइमरी कंज्यूमर है। देन ग्रास हॉपर को बर्ड ने कंज्यूम किया, देन सेकेंडरी स्नेक ने बर्ड को, टेरिटरी एंड ओवल एपेक्स प्रेडेटर जो कि फोर्थ मतलब जो कि टेरिटरी कंज्यूमर है। देन मशरूम, जब ओवल की डेथ होगी तो फिर वो मशरूम के फॉर्म में या फिर किसी और उसके फॉर्म में डिकम्पोज हो गया इन्वायरमेंट में। तो ऐसे ही फूड चेन कंटिन्यू होती रहती है। जो मेन इसका जो पार्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी वो है सन, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है
जिससे कि वो फूड चेन कंटिन्यू हो सके। जैसे कि प्रोड्यूसर है वो फूड चेन में मतलब उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें फूड चेन की में वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं बाय यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम द सन। और जो प्रोड्यूसर है वो किसी भी प्लांट फॉर्म में होते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन न्यूट्रिशन थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने आप को न्यूट्रिएंट करते हैं। देन आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पर फूड के लिए, और ये एक लार्जेस्ट पार्ट है फूड वेब का, जिसमें कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हार्बिवोरस जो कि एनिमल होते हैं जो प्लांट को ईट करते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल जो अदर एनिमल को खाते हैं। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। लास्ट में आते हैं स्कैवेंजर्स जो कि वो एनिमल है जो डेड एनिमल की मतलब बॉडी को खाते हैं। हाइड्रोस्फीयर है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड वाटर का जो कंपोनेंट है वो किस तरीके से रिसाइकल होता है। जैसे कि जो हाइड्रोस्फीयर वो उसमें इंक्लूडेड है ओशन, सीज, लेक, पॉन्ड, रिवर एंड स्ट्रीम। जो हाइड्रोस्फीयर है वो अर्थ के सरफेस का अबाउट 70% एरिया कवर करती है, जो कि होम है फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट। जो वाटर साइकिल है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन हाइड्रोस्फीयर। उसके फंक्शन कुछ इस तरीके से, जैसे कि जो ओशन है और वाटर बॉडीज है वो सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और वार्म अप होती है। देन ट्रांसपिरेशन बाय ट्रीज एंड इवेपोरेशन ऑफ द सरफेस वाटर अकर, यानी कि वो फिर ट्रीज में जाती है, देन इवेपोरेट होती है, और जो वाटर वेपर्स इवेपोरेट हुए हैं एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस होके फॉर्म होती है रेन क्लाउड में, एंड बाद में वो नीचे आती है एज अ रेन। और जो रेन फॉल होता है वो फिर दोबारा वाटर बॉडीज में होता है, जिससे ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। Forest ecosystem. A forest ecosystem is a functional unit or a system which comprise of soil, trees, insect, animal and birds and man as it interacting units. A forest is a large and complex ecosystem and hence has a greater species diversity. Also, it is much more stable and resistant to detrimental change as compared to the small ecosystems such as wetland and grassland. A forest ecosystem similar to any other ecosystem also comprise of abiotic and biotic component. Abiotic component refer to inorganic material like air, water and soil. Biotic component include producer, consumer and decomposer. These components interact with each other and in an ecosystem, and thus this interaction among them make it self sustainable. जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो एक फंक्शनल और सिस्टमेटिक यूनिट है जिसमें कि वो कॉम्प्राइज करती है सॉइल, ट्रीज, इंसेक्ट, एनिमल, बर्ड्स एंड मैन, जो कि इसकी इंटरेक्टिंग यूनिट्स होती है। जो फॉरेस्ट है वो एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जिसमें कि ग्रेटर स्पीशीज ऑफ डाइवर्सिटी रहती है, और ये एक मच मोर स्टेबल एंड रेजिस्टेंस डिटरमेंटल चेंज है कंपेयर टू स्मॉल इकोसिस्टम जैसे कि वेटलैंड एंड ग्रासलैंड। और जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है वो अदर इकोसिस्टम की तरह सिमिलर होता है, जैसे कि इसमें एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि एबायोटिक कंपोनेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल, एयर, वाटर एंड सॉइल, जिसकी वजह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम रन होता है, और बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरेक्शन होता है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सेल्फ सस्टेनेबल बनाता है। डिफाइन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। The terrestrial ecosystem is which grasses and herbaceous plant dominant is referred to as the grassland ecosystem. Grass control the grassland ecosystem with few or no trees where is not enough for a forest and too much for a desert. Hence, it is also called transitional landscape. The grassland ecosystem is called the largest biomass on Earth, and it cover about 10% of the Earth's surface. It is mainly found where rainfall is about 15 to 75 centimeter per year, not enough to support a forest but more than that a true desert.
In India, these ecosystems are found mainly high in Himalayas. The rest of India's grassland primarily composed of the savannas and steppes. जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो एक टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम है जहाँ पर ग्रासेस और कुछ हर्बेकियस प्लांट जो है वो डोमिनेंट होते हैं, जैसे कि वो पाए जाते हैं ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में. जो ग्रास है वो कंट्रोल करती है ग्रासलैंड के इकोसिस्टम को. यहाँ पर ट्रीज नहीं होते और ना ही मतलब यहाँ पर इतने ट्रीज नहीं होते जिससे कि हम उसको फॉरेस्ट कह सके, और ना ही इतना सूखा होता कि हम उसे डेजर्ट कह सके. तो ये जो है इसलिए इस लैंडस्केप को ट्रांजिशनल लैंडस्केप भी कहा जाता है. और जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है अर्थ पे वो लार्जेस्ट बायोमास है जो कि 10% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करती है. और ये जो ग्रासलैंड है वो मेनली पाया जाता है, जैसे कि मतलब इंडिया में जो पाया जाता है वो हिमालयाज़ के आसपास पाया जाता है. और ये जो बाकी का ग्रासलैंड है वो सवानाज एंड स्टेपन्स में पाया जाता है. हम किसी भी इकोसिस्टम को ग्रासलैंड इकोसिस्टम तब कहते हैं जब वहाँ पर रेनफॉल जो है वो 15 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर हो. Types of grassland ecosystem. This ecosystem contain 5 types of grassland that are desert grassland, flooded grassland, montane grassland, tropical grassland, temperate grassland. Importance of grassland. A grassland ecosystem is a mixture of small herbs, weeds, grass, terrifoil, shrubs and other leguminous species contributing to high degree of preservation. The economic importance of the grassland ecosystem is that it serves in the maintenance of the crops of many domesticated and wild herbivores such as cattle, sheep, goat, ass, pig, horses, camels, deer, etc. These animals provide food, milk, wool and transportation to man. जो ग्रासलैंड है वो एक मिक्सचर, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो मिक्सचर है कुछ हर्ब्स का, बेड्स का, ग्रास, टेरेफॉइल और श्रब्स का, जिसमें कि हमारी कुछ लेजिमिनियस स्पीशीज़ हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती है हाई डिग्री ऑफ प्रिजर्वेशन को. और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो सर्व करता है मेंटेनेंस ऑफ क्रॉप्स इन मैनी डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड हार्बिवोरस, जैसे कि कैटल, शीप, गॉट, एस, पिग, जो कि ये एनिमल्स हैं जो कि फूड, मिल्क एंड वूल प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन टू मैन, और जिससे कि इकोनॉमी में भी एज ए ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है. Desert ecosystem. The word desert is largely barren, dry and abundant land without flora and fauna in the sand. It might be cold and hot. The desert is the most dried area on the planet that gets negligible perception on an annual basis. It receives less rainfall throughout the year. Desert ecosystem is the planet's driest ecosystem and thus it has less diversity of life and little vegetation. Less rainfall or perception is a significant of desert feature and the reason behind its dryness. Desert receives seasonal rainfall that occur for a small duration, just around 25 to 30 सेंटीमीटर. जो वर्ड डेजर्ट है वो लार्जली बैरन है, ड्राई और अबाउंडेंट लैंड के लिए, जहाँ पर कोई भी स्पीशीज़ जैसे कि फ्लोरा फना स्पीशीज़ नहीं पाई जाती और वहाँ पर सिर्फ सैंड ही सैंड है. ये या तो कोल्ड होंगे या हॉट होंगे. जो डेजर्ट है वो एक सूखा एरिया होता है प्लेनेट का, जहाँ पर कि ना के बराबर बारिश होती है एक साल में, और ये कम बारिश होने के कारण यहाँ पर मतलब ना के बराबर ही वेजिटेशन है. यहाँ पर कम डाइवर्सिटी है इन दी टर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड अदर स्पीशीज़, और लेस रेनफॉल इज़ द सिग्निफिकेंट डेजर्ट फीचर, जो कि इसके पीछे का कारण है ड्राइनेस. डेजर्ट में सीजनल रेनफॉल के दौरान बस 25 से 30 सेंटीमीटर की ड्यूरेशन तक ही रेनफॉल होता है, जो कि काफ़ी कम है. Wind velocity is high in this ecosystem. That's why desert experience dust storms or sandstorm of higher intensity, forming sand dunes. These types of ecosystem experience extreme hot or cold temperature during night and day.
The day happen to be hot while nights are extremely cold. Population density happens to be low in the desert, and there are certain dearth of water, plus the climatic conditions are harsh, which is certainly not preferable for living. As it receives negligible rainfall, there is scarcity of water. This shortage of water makes desert experience drought for more than 6 months. Deserts are rocky, dry, sandy and thin. Thus it experiences low growth in vegetation. The soil is grey in color that does not have any organic contents such phosphorus and nitrogen. जो विंड वेलोसिटी होती है डेजर्ट इकोसिस्टम में वो काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से डेजर्ट में ज़्यादातर डस्ट स्टॉर्म्स एंड सैंड स्टॉर्म देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं. और जो ये इकोसिस्टम है डेजर्ट इकोसिस्टम, इसमें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हॉट और काफ़ी ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर. जैसे कि दिन में काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा और वहीं नाइट में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होगा. और पॉपुलेशन डेंसिटी जो डेजर्ट की है वो काफ़ी लो है, जिसकी वजह से वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वाटर की स्कैरिसिटी है और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी हार्श है, यानी कि वो रहने के लिए प्रेफरेबल नहीं है. और जो जैसे कि डेजर्ट लेस रेनफॉल को रिसीव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है, और यहाँ पर सूखा होता है फॉर मोर देन 6 मंथ. और डेजर्ट की जो वेजिटेशन है वो लो ग्रोथ है, जैसे कि वहाँ पर रॉक्स है, ड्राई, सैंड एंड थिन है. जो डेजर्ट की रॉक्स है वो ड्राई है या तो सैंडी है या फिर थिन है. और जो सॉइल का कलर है वो ग्रे है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है जहाँ पर हम फार्मिंग कर सके, जैसे कि उस सॉइल में फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन की कमी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.